साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस 2022 में जो इन्वायरमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे और उनको एलिमिनेशन राउंड की हेल्प से हम धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण परीक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। अच्छी तरह आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो 1986 में पारित किया था। कब किया गया था? 1986 में। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब देखिए अभिकथन देखते हैं हम। लिग्मेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। आपको पता है लिग्मेटिक क्षेत्र वो होता है जिनमें फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक को इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। लिग्मेटिक क्षेत्र पादप प्लवक मतलब खुले क्षेत्र में, खुला क्षेत्र समझ जाइए, खुले क्षेत्र में क्या पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है भाई। जब ओपन एरिया होगा तो जो भी आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जो जलीय पौधे होते हैं, वो बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा सही है। कारण कह रहा है लिग्मेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ये भी सही है, दोनों ही सही है कि भाई जब खुला क्षेत्र होगा, लिग्मेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, मैंने पहले समझा दिया था आपको। तो अब इसमें कह रहा है कि क्या उसमें पादप प्लवक तेजी से वृद्धि करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो उसको धूप ज्यादा मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा वृद्धि करेगा। मतलब दोनों ही सही है। तो पहला का ऑप्शन क्या कर रहा है, ए सही आर बी, ये तो गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या, दोनों ये बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी को अच्छी तरह पता होगा जो ओजोन दिवस होता है वो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आपको पता होगा केला तो खतरनाक है नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती हैं। नीम को पता है कि पर्यावरण में बहुत ज्यादा इसका अच्छा उपयोग है, इसकी दवाइयां बनती हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करता है। बबूल भी नहीं है। बचा हमारा क्या, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को हम पर्यावरण का दुश्मन भी कहते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस जो होता है इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और ये बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम से जब पूछा जाए कि पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस का पेड़, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमसे बोला है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण सबसे अधिक मिलता है। इन ऑप्शंस में बोला जा रहा है भारत, बांग्लादेश, भूटान और आपका श्रीलंका। इनमें से आपको ये देखिएगा कि इनमें सबसे अधिक डेंस पॉपुलेशन किसमें है। तो डेंस पॉपुलेशन आपकी बांग्लादेश में। तो याद रखिएगा जो सबसे अधिक आर्सेनिक का प्रदूषण था, अभी डब्ल्यूएचओ की 2018 में रिपोर्ट आई थी, उसमें चिली हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब देशों को बोला गया था। चूंकि चिली ऑप्शन में नहीं है, बांग्लादेश है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, मतलब गर्म होता है। प्रकीर्ण सौर विकिरण, लघु तरंग और सौर किरण, दीर्घ तरंग और स्थलीय किरण और परावर्तित सौर किरण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी जैसे मान लिया आपको पता है कि जो सन से जो एनर्जीज आती हैं, ठीक है, वो अलग अलग वेव्स के फॉर्म में आती हैं, ठीक है। वेव्स के फॉर्म में आती है, उसको जो गर्म करने का काम होगा भाई, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तरंगदार ज्यादा, वही तो विकिरण गर्म करेगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ तरंग तरंग स्थलीय विकिरण। जो दीर्घ तरंग की जो स्थलीय विकिरण होगी उन्हीं की हेल्प से हमारा वायुमंडल का नीचा प्राप्त होता है, बहुत तेजी के साथ गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो आपको अच्छी तरह पता, करंट का क्वेश्चन था ये तो, कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो पहला हवाई अड्डा है वो आपका कोचीन है। और याद रखिएगा कोचीन भारत का नहीं विश्व का ऐसा पहला हवाई अड्डा है जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है। तो जो इंडियन स्टेट रिपोर्ट 2021 में आई थी उसकी हेल्प से आपका जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसने सबसे अधिक वृद्धि की थी अपने एरिया में, ठीक है। तो इस आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में कम कम हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। 7 सिस्टर्स में कम हो रहा है, उधर बढ़ रहा है। तो हमारा बढ़ा किस में है, तो याद रखिएगा जो बढ़ने का कार्य है वो हमारे किस में हुआ, आंध्र प्रदेश में। अधिकतम तो याद रखिए, अधिकतम से कोड याद रखिएगा कि आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिक, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा या से सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है। बिल्कुल सही है भाई, कि उन्हीं को भाई पारिस्थितिक निकेत उन्हीं को दिखाएगा जहां पे पारिस्थितिकी तंत्र क्रियात्मक रूप में वर्क करेगी। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। भाई बिल्कुल सही बात है कि हर पारिस्थितिक तंत्र में हर एक प्रजाति का एक डिफरेंट या कह सकते हैं स्पेसिफिक प्लेस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसमें दोनों के दोनों ही सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में है। अब आपने बिल्कुल रट्टा मार लिया, क्वेश्चन बाहर पूछा जाता है
मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, उसी में ही हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा मतलब जो हमारा मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ना बना उसको बायोमास ऊर्जा कहेंगे। जैसे पहले हमारा लकड़ी, आपको पता है लकड़ी कभी ना कभी तो पेड़ होगी, और आपको पता है वही लाखों लाखों साल पहले पेड़ जब दब जाते हैं तो एनअर्बिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें वो लकड़ी कोयला बन जाती है। तो लकड़ी तो है नहीं, सॉरी कोयला तो है नहीं, बचा लकड़ी। भाई लकड़ी को हम जलाते हैं, लकड़ी तो भाई जीवित से है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? गोबर। भाई गोबर कैसे मिलता है? गोबर भाई मिलता है गाय से। गाय क्या खाती है? लकड़ी, पेड़ पौधे खाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा क्या? परमाणु ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा से नहीं है, और ये तीनों ही क्या है? बायोमास या एक लिविंग सबस्टेंस से मिलते हैं, इसलिए बायोमास ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा हमारा क्या है? ये एक ऊर्जा का स्रोत, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस, हरित गृह मतलब कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है? भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी बिल्कुल है, दौड़ के है भाई, यही तो उसको फैलाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई ये भी आपको पता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जैसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई इसमें जो भी गैसेस आती है, इसमें CO2 या जो भी गैसेस अवेलेबल होती हैं, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं, और जब सनलाइट को ट्रैप कर लेंगी तो एनर्जी बाहर निकलेगी नहीं, तो पूरा का पूरा जो चैम्बर होता है या जो कह सकते हैं कि एरिया होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा। मीथेन भी आपको पता है एनवायरमेंट में अवेलेबल है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा हमारा क्या? ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन क्या है? ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, सॉरी 18 होता है, और उसका सिंबल AR होता है। ये अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। तो हमारा क्या होगा? ऑर्गन जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो भी आप बात करते हैं अक्रिय गैसेस में, आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आदि आते हैं, इसमें ऑर्गन जो है वो अक्रिय गैस है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला जा रहा है वर्ष 2085 में, सर वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता, देन एलिमिनेट करके कुछ करते हैं। नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, क्या संभव है कि नदी के जल केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में आए? संभव ही नहीं है भाई, बहुत से काम हो सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाए जाए, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? पुराने बांधों को तो रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित रखना, सोचा जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। I+ का देखते थर्ड ऑप्शन। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, भाई ऑब्वियस सी बात है गंगा एक्शन प्लान। जब गंगा की बात की जा रही है तो भाई इसमें ऐसा, हम आपको पता है कि 1985 के लगभग हम बहुत ज्यादा प्रदूषण से ग्रसित थे, और गंगा तो बहुत हमारी दिव्य नदी है, और बहुत पहले से हम चाहते हैं प्रदूषण खत्म हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गंगा के जल को प्रदूषण से रहित करना। ये ऑप्शन सही, बाकी सब गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या उपलब्ध होता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या उपलब्ध है? आपको पता है कि इसमें एल्युमिनियम आयन, मीथेन, फास्फोरस। ये तो एल्युमिनियम आयन तो होगा नहीं भाई, सनलाइट बहुत दूर से, कैसे उसमें एल्युमिनियम आयन पहुंच जाएगा? मीथेन भाई तो नीचे एनवायरमेंट, ये भी नहीं होगा। फास्फोरस नहीं। बचा हमारा क्या? ओजोन, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन की एक लेयर होती है, और उन्हीं को छान के हमारी सनलाइट आती है, तो उसमें हमेशा क्या अवेलेबल होगा? हमारा ओजोन अवेलेबल होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।